हमारे चैनल पे एक पहले छोटी सी मैंने इंट्रो दिया था कि जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि इनलैंड रेवेन्यू जो है उसके ऊपर जो आजकल इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हैं उनकी गाइडलाइन के लिए और उनकी ऑनलाइन गाइडेंस के लिए जो है वो हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। और हमारी रूटीन की जो वीडियोस हैं अकाउंटिंग की या टैक्सेशन के ऊपर वो अलग से सीखने के लिए आपके हैं। और ये प्योरली एजुकेशनल चैनल है और इसमें डिटेल से हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि आपके एक तो सिलेबस का जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और दूसरी जो है वो हमने ये बात करनी है कि जो आपका सिलेबस है वो किस तरह से आपने कवर करना है। और उसमें जो लॉज हैं या इनकम टैक्स की ऑर्डिनेंस आप बैक एंड पे देख रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आज हमने हिस्ट्री पे बात करनी है। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि इंग्लिश का आपका 20% का जो पार्ट है ये अलहदा से पास करना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि कोई अगर ये समझे कि 80% जो हमारा पोर्शन होगा वो तो टैक्स लॉज या लॉज के रिलेटेड होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक जॉब्स हैं, फील्ड रिलेटेड जॉब्स हैं। इसमें वही बीकॉम वाले और पिछली वीडियो जो मुख्तसर सी थी इंट्रो के अंदर हमने दिया था। अब बात है कि हमने तैयारी कैसे करनी है। तो इंग्लिश वाला पार्ट आपको अलहदा से तैयार करना है और ये जो पार्ट है ये अलहदा से तैयार करना है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ओवरऑल हिस्ट्री है आज इनकम टैक्स की वो हमने बात करनी है। तो हमारा जो सबसे पहले इदारा था, जो एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस है, वो क्या होता है, फिर इदारे का नाम कैसे चेंज हुआ, फिर ये कब से हमने इसको लागू किया और इसकी क्या क्या चेंजेस आई। तो एक ओवरऑल आपको व्यू देना है, बाकी डिटेल जो है वो आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये हिस्ट्री आपको थोड़ी सी इसमें रिवाइव करनी, क्योंकि MCQs के अंदर हिस्ट्री भी आ सकती है और बाकी आगे डिटेल्स भी आ सकती हैं। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जी, ये ज़हन में रखिएगा कि अब ये ऑर्डिनेंस है। अच्छा, एक लॉ जो है वो एक एक्ट होता है और एक ऑर्डिनेंस है। एक्ट वो है जो आपने अपने जो इसके बनाए हुए थ्रू प्रॉपर चैनल, जो आपका पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें आपका बिल पेश होता है और आप पहले नेशनल असम्बली, फिर सेनेट और फिर प्रेसिडेंट से साइन होकर जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल लॉ बनेगा उसको हम एक्ट बोलते हैं। इसी तरह से जो आपका एक गवर्नर हो या कोई ऐसा प्रेसिडेंट की तरफ से हो मुल्की लेवल पे, तो उसको जो है ना वो या आपने एक जो है ना वो ऑर्डिनेंस करना होता है। तो लॉ जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं। तो हमने अब जो बात करनी है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर बात करनी है, जो कि 2001 में वाला जो है वो अब हमारा इम्प्लीमेंटेड है और वो आगे चल रहा है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर हिस्ट्री क्या है इसकी। उससे पहले जो हमारा इदारा है जिसकी जॉब्स हैं उसमें इसका नाम जो पहले था वो 1924 के एक्ट के तहत CBR इसको कहते थे। इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसी तरह से जो हमारा अब नाम जो है वो 2007 में फिर इसको चेंज करके उन्होंने इसका नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो अब इसको सिंपली हम FBR बोलते हैं। तो पहले इसका नाम जो था वो CBR होता था और अब इसको FBR कहते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट के ऊपर हम अलग एक लेक्चर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके यूनिट डिवीजन कैसे हैं, उसके अंदर जो है वो LTU क्या होता है, फिर जो है ना वो RTO से क्या मुराद है, फिर उनके फंक्शंस क्या हैं, FBR का क्या फंक्शंस हैं। तो वो हमारी एक सेकंड लेक्चर हमारा आएगा। अभी फिलहाल हम हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री इसकी क्या है। तो हिस्ट्री को समझने से पहले आपको लॉ की कुछ लैंग्वेजेस को समझना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बिल्कुल प्रॉपरली लॉ की फॉर्म में मौजूद है, उनको हम सेक्शंस कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जो हमारे रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं या लॉ है जो कि हमारा पास्ड है थ्रू प्रॉपर चैनल या थ्रू प्रॉपर ऑर्डिनेंस की फॉर्म में है, वो हमारा लेजिस्लेचर से बना हुआ है, उसको हम सेक्शन वाइज कहते हैं। उसके अलावा एक और टर्म यूज़ की जाती है इसके अंदर जी, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, जो वक्तन फवक्तन जो अथॉरिटी दी गई है FBR को, जो डेलीगेट की गई है लॉ बनाने की, उसके तहत जो है वो SROs भी आते रहते हैं। SROs जो है वो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स होते हैं जो कि आपके जो है वो वक्तन फवक्तन डे टू डे, ज़्यादा सेक्शन बनने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है, तो वक्ती तौर पर आप उनको करते हैं और फिर ये आगे सिलसिला जो वो चलता रहता है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि कुछ SROs जो है वो सेक्शन की हद तक भी चले जाते हैं। कुछ जो है वो वक्तन फवक्तन आपके जो FBR है वो अपनी मैनेजमेंट को शो करने के लिए वो सर्कुलर्स भी जारी करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके इस लॉ के रिलेटेड होंगी। कुछ सेक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे, कुछ जो है वो SROs होंगे जो डे टू डे आते रहते हैं, और फिर कुछ सर्कुलर्स हैं जो
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जारी किए जाते हैं। अब आगे बात की इसकी हिस्ट्री है, तो हुआ ये है कि जो हम जब इसमें थे, इकट्ठे थे, हमारा जो कंट्री है, तो पार्टीशन से पहले हम क्योंकि एक ही सब कॉन्टिनेंट में रहते थे और ग्रेटर इंडिया का हिस्सा थे, तो उस वक्त ये था कि ये हमारा जो लॉ था, ये 1922 में जो इनकम टैक्स एक्ट था, उसका ये वाला पोर्शन जो है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1922 जो है, यानी कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हमारे पास जो एक लॉ था जो चल रहा था द होल इंडिया पे, वही हमने अपने पाकिस्तान के होल पार्ट पर लगा दिया एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एरियाज, और उनको निकाल के बाकी जितना भी था वो सारा हमने 1922 वाला जो एक्ट है वो अप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर इसमें जो कुछ कमेटीज़ बनी, फिर उसमें रिफॉर्म्स होती थी, तो सबसे जो मेन आया है वो टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी थी, जिसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर बहुत सारा काम किया गया, वो 1958 में बनी थी। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं ये भी आपको हिस्ट्री के हवाले से याद होने चाहिए, ताकि आपको आने वाले जो टेस्ट है उसमें हेल्प मिल सके। अच्छा, फिर एक और जो बड़ा चेंज आया वो 1960 को अगर हम देखें तो उसके अंदर ये चेंज आया है कि जब आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है, और आप अपने जो इनकम्स और एक्सपेंसेस और इनका जो एक असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट भी टेक्निकल टर्म है, फिर आप वो ज़्यादा परेशान नहीं होना मेरी बात से। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक जांच पड़ताल करते हैं और अपने सालाना जो है अपने इनकम का हिसाब करते हैं, और उस पर फिर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हमारी असेसमेंट है। असेसमेंट स्कीम जो है वो भी इंट्रोड्यूस की गई है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं वो 1960 में जो हमारा ईयर था, जो फाइनेंशियल ईयर था, वो पहले 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च था। यानी कि अगर आपका 2021 में 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो ये 31 मार्च 2022 तक जाना था। तो ये तो था उस वक्त का मसला। लेकिन जब 1960 में, ठीक है, 1960 में रिकमेंडेशंस थी उन्हीं की, तो उस हवाले से हमने 1 जुलाई से लेकर 30 जून कर दिया। लेकिन अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 जुलाई, जैसे आप 2021 है, इसका 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2022 तक जो होगा वो 22 का हमारा टैक्स ईयर होगा। आगे फिर हमारी एक इनकम टैक्स बेसिस के ऊपर एक लेक्चर मौजूद है, डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उनको बाय लॉ आपको वहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएंगी। उनके मैं आपको आई बटन के अंदर जो है वो लिंक भी कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी जो है वो लिंक दे दूँगा, ताकि आपको वो चीज़ें जो वो पावर पॉइंट के ऊपर पूरा सेक्शन हमने समझाया है, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया अब 1979 में एक ड्रास्टिक चेंज जो आया था, वो ये भी आया था कि जो 1979 में हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो रिवाइव किया गया, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशंस थी हमारी जो इंक्वायरी कमेटी थी टैक्सेशन की, और कुछ और भी चेंजेस आ चुकी थी। तो एक लंबा चौड़ा जो प्रोसेस था, उसकी रिफॉर्म सारी इकट्ठी कर गई, तो एक के अंदर सारा जो है वो मिक्स करके एक उन्होंने ऑर्डिनेंस दे दिया, और उसका नाम जो है वो 1979 रख दिया, और उसका नाम था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। और ये बड़ा एक हमारे टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से आगे फिर एक बहुत अरसे तक वही चलता रहा। अच्छा, फिर इसमें साथ साथ SROs तो आते रहे, ठीक है, ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि SROs भी आते रहे, सेक्शंस भी साथ साथ आते रहे। वो कैसे आते रहे? वो इस तरह से आएंगे कि जो हमारा फाइनेंस एक्ट है ये हर दफ़ा नेशनल असम्बली में पेश होता है। जब बजट पेश होता है ना, आपको ये तो पता ही है कि जब जून आता है तो हमारे पास एक न्यूज़ भी आती हैं और हर जगह पे एक ही होता है कि बजट आ रहा है। ख़ास तौर पे आम आदमी को ये होता है जी कि उसमें प्राइसेस का क्या होगा, उसमें जो है वो पाकिस्तान का जो है वो बजट पेश होगा तो फिर प्राइसेस क्या होंगी। फिर आम आदमी की बजाय जो सैलरीड वाले हैं वो कहते हैं जी हमारे बजट में सैलरी में इजाफा होगा। तो इस किस्म की जनरल बातें आपने सुनी होंगी। तो उस बजट में एक तखमीना दिया जाता है कि आप टोटल अर्निंग आपकी कंट्री की कितनी होगी। उस कंट्री की इनकम का टारगेट फिक्स किया जाता है कि अगले सेशन में या अगले टैक्स ईयर में हमने कुल कितना टैक्स लगाकर कलेक्शन करनी है। ठीक है, तो उसमें जैसे पिछले सालों में एक दफ़ा उन्होंने 4,400 अरब का जो है वो टारगेट दिया, फिर उससे अगले साल 5,500 का दिया। गो के वो सारा तो ज़ाहिर है कि रिकवर नहीं हो सका, लेकिन एक टारगेट फिक्स किया जाता है और उसमें मैंने मिसाल दी है जैसे पिछले 2 सालों में। इसी तरह से आपके पास आ गया कि आप बजट जब पेश होता है तो उसमें जो चेंजेस होती है ना, जो आप अपने ऑर्डिनेंस में करना चाह रहे होते हैं, वो हमारे पास फाइनेंस एक्ट के थ्रू होती है। तो हर साल का एक फाइनेंस एक्ट है, यानी कि जो चेंजेस आप असम्बली से पास करते हैं तो उनको हम फाइनेंस एक्ट के थ्रू लेके आते हैं। वो पहले प्रपोजल के तौर पर पेश होता है, फिर जब मेजॉरिटी के साथ वो पास हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट कहलाता है और FPR उसको आगे इम्प्लीमेंट करवाता है। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है वो हमारी
फील्ड के अंदर FBR। तो ये हमारा टोटल जो है वो फाइनेंस एक्ट का, अब जैसे फाइनेंस एक्ट 2020 है, इससे पीछे फाइनेंस एक्ट 2019 था, इससे पीछे 2018 था। तो इस तरह से हर साल जब बजट पेश होता है तो फाइनेंस सेक्टर का। अब रहेगी बात कि ये दरमियान में जो दो बातें मैंने छोड़ी हैं कि एक तो नेशनल रिफॉर्म्स जो है इसमें 1985 का, इसमें सबसे जो बड़ी अमेंडमेंट आई थी नेशनल रिफॉर्म में वो ये होता था कि जो टैक्स पेयर्स थे या जो टैक्स का कैलकुलेशन थी वो टोटली जो है वो आपका जो आपका ऑफिसर होता था वो लगाता था टैक्स का यानी कि नुमाइंदा या टैक्स का ऑफिसर वो चीज़ें करता था। बाद में जो है वो ये हुआ कि आपको एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो होती है, सेल्फ असेसमेंट स्कीम का मतलब ये होता है कि आप खुद अपना गोशवारा जो टैक्स का है या अपना इनकम और एक्सपेंस का हिसाब है वो एक दफ़ा देंगे और उसके तहत इनकम टैक्स वाले आप पर एतमाद करते हुए आपको बगैर चेक किए हुए आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उन पर जो है वो 100% उसको श्योर करते हुए कि ठीक है आपने जो दिया है वो हम उसको दुरुस्त मानते हैं। तो इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, यानी कि टैक्स पेयर अपनी तरफ से खुद जो है वो सारी चीज़ें जमा कराएगा अपने एक्सपेंसेस और इनकम और जो भी टैक्स उससे बनेगा। तो उस हिसाब से जो है वो ये होती है सेल्फ असेसमेंट। तो 1985 के बाद से अब तक जो है वो सेल्फ असेसमेंट। लेकिन इसमें फिर एक और मसला ये भी है ना कि आपका जो आगे हम बात करेंगे वो है कि आपका जो अगर उसमें जांच पड़ताल के लिए सिलेक्शन हो जाती है केस की, जिसको हम ऑडिट कहते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर जितनी भी फिगर्स आपने दी होती हैं वो क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं तो वो रिकॉर्ड सारा आपसे मांग सकता है। तो ये FBR के जो आगे ऑफिसर्स होते हैं वो पावर्स हम डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, तो वहाँ पर बात करेंगे कि उनके पास पावर्स हैं कि वो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे ले सकते हैं, जो आपने इनकम भी शो की होती है और आप उस पर जो टैक्स कैलकुलेट किया होता है उसकी कैलकुलेशन का रिकॉर्ड भी आपसे मांग सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसके अंदर फिर आ चुका है। अब हमारा जो अब तक चल रहा है इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो 2001 है, ठीक है, इनकम टैक्स अभी जो चल रहा है ना वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये ऊपर मैंने लिखा था अब दोबारा लिख दिया। अभी जो है ना वो 1979 वाले को चेंज करके आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो ये वाला, ठीक है। अब आपका ये प्रीवेल का, लेकिन इसकी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, ठीक है ना। इसकी अमेंडमेंट्स कुछ सेक्शंस के थ्रू आती हैं जो आपका फाइनेंस एक्ट, कुछ SROs के दिए, कुछ सर्कुलर्स के जरिए भी आती हैं। इसके अलावा कुछ जो है ना 2002 में एक कॉम्प्रिहेंसिव कुछ रूल्स तय किए गए हैं, कुछ प्रोसीजरल मामलात हैं उनके लिए इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो कि एम्पावर करता है ऑर्डिनेंस का 237 सेक्शन जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, उसके तहत जो है वो 2002 के कुछ रूल्स हैं उनको भी देखना ज़रूरी है। यानी कि ये बैक वक्त जब आप टैक्स इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रीवेलिंग SROs भी देखने पड़ेंगे, नंबर 2 ज़ाहिर सेक्शन तो देखना ही पड़ेगा लॉ वाला, और नंबर 3 जो है इनकम टैक्स रूल्स में भी देखना है कि वो प्रोसेस क्या होगा। आई होप कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये हमारा लेक्चर 1 है, फिर इस तरह से आगे मज़ीद हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।